तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आपका 11th क्लास का ही है। ओके, 11th क्लास का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका है मैंने। ठीक है, तो आप इसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरा बेसिक है केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, बाकी मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसमें वो उसी चीज़ को डिस्कस किया उसमें पूरा चीज़। और आपका सेकंड चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। यदि आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बेसिक होता है पूरा, एटम से रिलेटेड, एटम से स्टार्ट होता है पूरा चीज़। तो ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ कैसे आया, मतलब इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स थे, पहले क्या क्या डिस्कवर, कौन कौन से मॉडल आया, ये सारे चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग। तो लेट स्टार्ट विदाउट डिले। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही समझ रहे होगे आप लोग, एटम का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है आपका किसी भी कंपाउंड, किसी भी कोई भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, एटम होता है। एटम क्या होता है मैंने अच्छे से 9th क्लास के चैप्टर में बता रखा है मैंने। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में अपलोडेड है, आप 9th क्लास में जाके एटम और उसके जो बेसिक्स होते हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एटम क्या होगा, ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम। ऐसा कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो गए सब, ठीक है, किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम से मिलके बना होता है ये। द टर्म्स एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये वर्ड कहाँ से आया, एटम ग्रीक वर्ड से आया है। इसको बोलते थे एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब होता है नॉट टू बी कट, मतलब जिसको आप काट नहीं सकते फर्दर, या विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। आप एटम, एक एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्ट है कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते। ठीक है ना, तो उसको काट नहीं सकते, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया था उसने, एटोमॉस। तो एटोमॉस से बन गया एटम। ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो सबसे पहली बार देखो नोट लिखा हुआ है, डेमोक्रिटस is an ancient Greek philosopher is credited with the proposing the concept of atom। तो सबसे पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एटम के बारे में, एंड इंट्रोड्यूसिंग द टर्म्स एटोमस। एटोमस के बारे में बताया था, विच मीन्स नॉट टू बी कट और इंडिविजिबल। ठीक है, इसके बारे में बताया था। लेकिन क्या होता है देखो, उस समय डेमोक्रेटस के पास 17-18 सेंचुरी में इतना इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं। ठीक है, एटम को समझने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसका ये आगे उस रिसर्च को आगे मतलब परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, ये मतलब है उसका। और बाकी जो साइंटिस्ट है वो फिर जैसे डेवलप होता गया कोई भी टेक्निक्स, जैसे 18-19 सेंचुरी में क्या आया था आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कभी भी। ठीक है, 90 वही हुआ था ना, 1897, वही 19 सेंचुरी के आसपास या 18 सेंचुरी के लास्ट में जे जे थॉमसन ने इसको खोजा था। ठीक है, उससे पहले ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका है डाल्टन के बारे में, कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। तो अब देख लेते हैं फिलहाल तो। ओके, जब है इसमें तो डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम्स, एटम ने मतलब डाल्टन ने क्या बताया था एटम्स के बारे में। तो जे डाल्टन या जॉन डाल्टन बोलते हैं, डेवलप्ड हिज रिनोन्ड थ्योरी। ठीक है, रिनोड थ्योरी एटम इन 1803, मतलब 18 सेंचुरी में इसने बना दिया था। और 18 सेंचुरी के लास्ट में क्या मिला था, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब चीज़ डिस्कवर हुआ था। समझ रहे हो ना पूरा, ये बहुत ज़्यादा बैक हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है। 1803 में इन्होंने एटम के बारे में कुछ थ्योरी दिया था जो सक्सेसफुल भी रहा कुछ हद तक। ओके, तो द मेन पॉस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट द एटम इज द स्मॉलेस्ट। उन्होंने क्या बोला था, एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसमें, एंड डेंसेस्ट, बहुत ज़्यादा डेंस है वो, और इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, एक सिंगल पार्टिकल होता है। उस समय हमको नहीं पता था ना इसमें, या उसको भी नहीं पता था कि वो सब पार्टिकल में होते हैं जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डालते हैं। तो उस समय उसको ऐसा कुछ भी मतलब नहीं पता चला था। तो क्या बोला था, एक सिंगल एटम, सिंगल पार्टिकल था, इंडिविजिबल पार्टिकल था, जिसको आप और कोई चीज़ नहीं होता उसमें, या उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ थॉम्स डाल्टन ने बोला था। ठीक है, तो ईच एलिमेंट इज कम्पोज ऑफ एटम ऑफ अ सिग्निफिक मतलब स्पेसिफिक टाइप। जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में क्या होता है, एटम पाया जाता है, ये मतलब है इसका, एटम मिलता है उसमें। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज वेरी वेरी मतलब चेंज होता रहता है। ठीक, वेरी ड्यू टू द वेरिएशन इन द टाइप ऑफ एटम दे कंटेन। कौन सा एटम रखा हुआ है उसके हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी चेंज हो जाती है या वेरी करता रहता है, ये बोलना चाहता है। तो दिस थ्योरी प्रोवाइड द सुटेबल बेसिस फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए बहुत बहुत मतलब अच्छा थ्योरी था ये चीज़ है। द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी, इसके कुछ लिमिटेशन भी थे डाल्टन के, ये नहीं कि सभी को सभी चीज़ों को बता दिया था। डेफिनेटली वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे कुछ हद तक। तो इसका लिमिटेशन क्या था, arises from its inability to provide the explanation for the variations in valency। मतलब एटम का जो वैलेंसी होता है ना, वेरिएशन होता है उसमें, इसको नहीं समझा पाया था इसका थ्योरी। एंड मास अमंग द एटम एंड डिफरेंट टाइप्स।
मतलब क्या बोलना चाहता है आपका, जैसे एक जैसे हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसका एक एटॉमिक मास है, लेकिन इसका डिफरेंट डिफरेंट इसको क्या कुछ अलग मिलने लगे, मतलब अलग अलग मास मिलने लगे। तो ये किस वजह से हो रहा था ये नहीं समझा पाया था, मतलब आइसोटोप के बारे में नहीं समझा पाया था, यही बोलना चाह रहा है ये। ओके, उसके बाद क्या है देखो, फिर क्या बताता है आपको ये, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप्स डेमोस्ट्रेटेड द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव, यही चीज़ बोल रहा है ना, इसके लिमिटेशन में पढ़ रहे हो। तो आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाया था, यही चीज़ है वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप डेमोस्ट्रेटेड द एटम सेम एलिमेंट कैन हैव द वेरिंग एटॉमिक मासेस। एक एटॉमिक जैसे सेम एलिमेंट है ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों आ रहा है, ये इसको नहीं बता पाया था ये, डाल्टन का जो थ्योरी था उसके बारे में। और एटॉमिक मास आइसोटोप, वाइल एटम ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन पोसेस द आइडेंटिकल एटॉमिक मास आइसोबार होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, मास सेम होता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आपका वो होगा तो आइसोबार हो जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मोलार मास जिसको बोलते हो। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक particles such as proton, electron, and X-ray in the late 19th century questioned the concept of that atom was indivisible and fundamental unit of matter। तो जब उसके बाद ये जब डिस्कवर हुआ ना, तो फिर उसका जो पूरा थ्योरी था ना, वो उसमें पूरा वर्क नहीं करता था एक्चुअली में। जो वो बोला था ना कि सिंगल एटम होता है, इंडिविजुअल नहीं होता, तो कोई पार्टिकल नहीं होता, तो ये मिलने के बाद फिर उसका तो वही बोला ना, लिमिटेशन है इसके कुछ। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जब फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में पता चला, तो क्या हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैसे कैसे उसका डिस्कवर हुआ उसको देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन और वट एवर ऑल पार्टिकल। सो एन एटम इज कंपोज वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स बोलेंगे, देन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड न्यूट्रियन हो गया। न्यूट्रियन मतलब वही चीज़ होता है, ठीक है, ये वाला चीज़, एंड पॉजिट्रॉन। तो बहुत सारे सब पार्टिकल उसमें एटम में पाए जाते हैं या पाए गए, ये बोल सकते हो। द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, यदि बोलेगा एटम का फंडामेंटल पार्टिकल बोलेगा तो तीन ही होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ों को ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन इन 1897 सेंचुरी, 18 सेंचुरी बोल सकते हो या फिर 1897। एंड इट्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसने क्या बोला था, तो इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। याद रखना, एमसीक्यू में पूछते था इसको। ठीक है, ये वाला चीज़ नाम अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था 1897 में। और इसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना इसके बारे में। इसके जो चार्ज है इसके बारे में कुछ कुछ बता दिया था मुलिकन ने। आर एस मुलिकन मेजर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द ऑर्डर मेथड एंड द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके बारे में आर एस मुलिकन ने बताया था। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो जिसमें ये है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो विलियम क्रूक का मतलब वही किया था हालांकि ये सब चीज़ें। तो विलियम क्रूक कंडक्टेड अ स्टडी इन, देखो ये ऑलरेडी स्टडी कर चुका था, कौन स्टडी कर चुका था, विलियम क्रूक। ठीक है, कब किया था, 1879। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ, 1897, मतलब उससे पहले ही ये मेथड हो चुका था, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो जो विलियम क्रूक था। तो ऑन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस पर वो काम कर रहा था विलियम क्रूक, एंड दैट अकर इन द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एंड विच आर ट्यूब दैट द पार्शियल इवॉक्यूएटेड। समझाऊंगा मैं इसको क्या बोलना चाहता है ये पूरा, एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट करके नहीं मतलब इसी में, अभी कहाँ से एक्सपेरिमेंट कर लोगे। द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब द मेजरिंग द 60 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट बता रहा है इसका एपरेटस का, जो यूज़ मतलब जो यूज किया था वो। तो 60 सेंटीमीटर का क्या था इसके पास, ट्यूब था, जो ये दिख रहा है ना ट्यूब, वो वाला ट्यूब 60 सेंटीमीटर का था, ग्लास ट्यूब था। एंड हैज़ टू थिन मेटल इलेक्ट्रोड इंश्योर्ड इनक्लोज विथ इन इट। तो ये वाला जो दिख रहा है ना आपको पिंक कलर का, ये है दो इलेक्ट्रोड जिसको इसने इसके अंदर में फिट किया था। ठीक है, दिस टर्म क्रूक्स ट्यूब, तो इस ट्यूब को किसने बताया, बताया था क्रूक ने बताया था, तो उसको क्रूक्स ट्यूब भी बोल दिया जाता था। तो उसने क्या किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना इसमें ये वाला, इसको एनोड नाम दे दिया। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला था इसको कैथोड नाम दे दिया था, रिस्पेक्टिवली जो भी होगा। तो इसका सेटअप के बारे में ही बता रहा है ज़्यादातर। ये जो है ना आपका, ये पूरा क्या है, ग्लास ट्यूब है। क्या है, ग्लास ट्यूब 60 सेंटीमीटर का। अब उसमें अंदर में क्या लगा दिया, एक जगह कैथोड लगा दिया और एक जगह एनोड लगा दिया। और उस ग्लास में ना एक ट्यूब था,
ठीक है, जो वैक्यूम क्रिएट कर सके। देखो ऑब्वियसली आपके पास कोई एपरेटस है तो उसके अंदर में एयर तो भरे रहेगा ना। उस एयर को निकालने के लिए क्या किया उसने, वैक्यूम पंप लगा दिया था, यहाँ से एक सेटअप बना दिया था। और इस कैथोड को उसने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, या वेरी हाई वोल्टेज वाला बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या फिनोमिना होते हैं देखो, मैं बताते जाता हूँ। ठीक है, ये तो एपरेटस के बारे में बताया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फिर से गाने क्यों, आप एक में बना सकते हैं इसको, मैं अलग अलग बना दिया हूँ। तो व्हेन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज एक्सपोज टू हाई वोल्टेज, इसके अंदर का जो वेरी लो प्रेशर है ना, तब क्या हुआ, जो गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज एक्सपोज टू वेरी हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज दिया था बैटरी से, 10,000 वोल्ट के करीब इसने अप्लाई किया था। तो इनविजिबल रे फ्रॉम द कैथोड प्रोड्यूस्ड अ ग्रीनिश लाइट कलर। तो क्या किया इसने, ग्रीनिश लाइट, मतलब देखो होता क्या था, मैं पढ़ता नहीं हूँ, सीधा आपको समझाता हूँ इसको क्या चीज़ बोलता है ये। ठीक है, तो मैं यहीं पे आता हूँ, फिर से समझाता हूँ आपको। हुआ क्या था, ये एक प्रकार का ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ठीक है, और बैटरी से जोड़ दिया था कैथोड को एनोड की ओर। जब इसने 10,000 वोल्ट का जब इसने करंट सप्लाई किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तब क्या होने लगा, इसको एक इनविजिबल रे यहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इनविजिबल रे जाता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में करोगे तो चमकेगा कि नहीं है, चमकेगा। ठीक है, तो चमकने लगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसने एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया अपने इसमें, इसमें ट्यूब में और एनोड की जगह और ट्यूब में से दो मॉडिफिकेशन किया। मतलब उसको देखो, कुछ रेस देखने मिला ना, ऑब्जर्वेशन किया उसने, तो उसको कुछ समझ में आया कि नहीं नहीं मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो क्या मॉडिफिकेशन किया था, ये मैं आपको बताता हूँ नीचे में, ये वाले ट्यूब में। तो मॉडिफिकेशन क्या कर दिया इसने, एनोड को ना, ये वाला जो एनोड था उसको परफोरेटेड एनोड, मतलब यहाँ होल कर दिया, जैसे कि परफोरेटेड एनोड बोलते हैं इसको। ओके, परफोर ये दिखा देखो, परफोरेटेड एनोड। तो यहाँ पे होल कर दिया, मान लो जैसे ये है ना इसके पास, तो मैं आपको अलग इनका यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे ना बहुत सारा होल कर दिया ये। अब यहाँ से जैसे लाइट पास करोगे आप, ठीक है, तो ये इधर की ओर जाएगा कि नहीं, छोटे छोटे छिद्र से या छोटे छोटे जो होल है उससे जाएगा ना, यही इसलिए। ठीक है, और क्या किया, एक और चेंजेस क्या किया, इसके जो सरफेस है ना ग्लास का, इसके ऊपर में ना इसने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। किसका कोटिंग किया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जो फ्लोरोसेंट की तरह काम करता है। ठीक है, यदि उस पर लाइट जाएगा ना तो वो ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है। तो अब क्या हुआ देखो, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, यहाँ से रेस निकलने लगे। ठीक है, और इस परपोरेटेड डॉट को इधर गया, वो दिखता तो नहीं था। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ग्लो होने लगा, कुछ पॉइंट पे बहुत सारा लाइट ग्लो होने लगा। तो ये जो रेस आ रही थी, किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। ठीक है, माइनस चार्ज होता है। तो ये जो कैथोड रे निकाल रहे हो ना आप लोग, इसी को बाद में चल के इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है ना, ये चीज़ है। समझ में आया क्या है कि कैसा है इसका एक्सपेरिमेंट। अब इसके देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो कैथोड रे है उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टी थे। तो पहला क्या था, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, कैथोड रेस में रिवॉल्व व्हील इन देयर पाथ एंड क्रिएटिंग द मैकेनिकल इफेक्ट। जब मान लो ये कैथोड रे इसमें चलता है ना, इस टाइप का मतलब चल रहा है, तो इसके वो जो इधर इधर उधर ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जानते हो आप लोग, यदि करंट जाता है तो क्या होता है, उसके आसपास पूरे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। तो वही चीज़ तो है, वही चीज़ इफेक्ट बता रहा है, वो हो रहा था वहाँ पे। तो कैथोड रे कंसिस्ट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कैथोड रे कंसिस्ट द नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या बोला उसने, फिर उसको नाम इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो कैथोड रे ट्रेवल विथ हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलते हैं। अब हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो क्या होगा, तो कैथोड रे हिट द ऑब्जेक्ट on which they fall due to the transfer of kinetic energy and to the object। यदि कोई रे बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और किसी पर टकराएगा तो क्या होगा, इसमें एनर्जी बहुत हाई है, और ये इसको क्या करेगा, मान लो मेटल है तो ये इसको हिट कर देगा कि नहीं। तो ऑब्जर्व को हिट कर दे रहा है, आपको ऑब्जेक्ट टू। व्हेन कैथोड रे हिट हैवी मेटल्स, यदि मान लो ये हैवी मेटल को हिट करता है, कौन, कैथोड रे, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है। तो एक्सरे कहाँ से जनरेट होता है आपका, इसी से। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को किससे आप हिट करोगे, किसी मेटल पे, तो एक्सरे जनरेट होता है यहाँ पे। तो ये हुआ आपका। ठीक है, और उसके बाद उसने ना कुछ एक रिलेशनशिप दिया था, किसको बोलते हैं, मास बाई E/m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास। ठीक है, तो चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ कैथोड रे। तो उसने कुछ
मॉडिफिकेशन किया, उसके हिसाब से क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, जो देख बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज लो मासेस पार्टिकल, लो मास होता है, इट कैन इजिली स्विंग द पासिंग क्लोज टू द अदर इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑन द एटम। तो वी कैलकुलेटेड, मतलब दे कैलकुलेटेड the ratio using the variation and electric and magnetic field, the apparatus is shown below। इसका apparatus इस टाइप से कुछ दिखता था, ठीक है। आपके बुक में यहाँ पे जो चुंबक मिलेगा इस टाइप का कुछ, एन और एस के बारे में। तो एन और एस यहाँ पे मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट जैसे चुंबक होता है ना, वैसे ही सेम चीज़ें भी होगा। तो इसका सेटअप क्या था ये देखो पहले। तो सेम चीज़ लिया, ये ग्लास ट्यूब ले लिया, ये वाला सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे किसका कोटिंग कर दिया उसने, फ्लोरोसेंट, या जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या फोटोग्राफिक प्लेट जिसको बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कैथोड है, रिंग फॉर्म में कैथोड ले लिया, और यहाँ पे एनोड ले लिया ताकि एक्सेलरेट कर सके उसको, और उसको क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई करेगा तो यहाँ से रेस निकलने लगेगी, ठीक है। तो रेस निकलने के बाद क्या होगा, और ये वाला जो दिख रहा है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इन दोनों को जब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो सेम चीज़, यदि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे बी पॉइंट पे एक स्पॉट मिला उसको। उसके बाद जब मैग्नेटिक और ये दोनों फील्ड किया तो उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने मिला उसको, ठीक है। डिविएशन हुआ ना, तो डिविएशन होने की वजह से क्या हो गया, एक ए पॉइंट मिला और उसको बी पॉइंट मिला। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कुछ रेशियो निकाला इसके बाद, ठीक है, डिफ्लेक्शन की वजह से। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई गिवन बाई ई क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम, ठीक है। तो ई क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, मैग्नीट्यूड है उसका चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और एम क्या हो गया, उसका मास हो गया। ई बाई एम की वैल्यू उसने निकाल दिया था 1.78 जो भी होगा, इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इसका रिलेशनशिप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने आइडेंटिफाई किया था, मतलब मास का क्या इफेक्ट पड़ता है यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे। उसके बाद दूसरा देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ उसके बाद प्रोटॉन की पारी आ गई, तो फिर प्रोटॉन में क्या किया, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो इसकी डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। आइगन गोल्डस्टीन बोलते हैं इसको, ई गोल्डस्टीन बोल दो या आइगन गोल्डस्टीन। एंड वो फिर क्या बताया, इसे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डेफिनेटली उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑलरेडी क्या, तो जे थॉमसन ने ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है। तो उसने क्या मॉडिफिकेशन किया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एनोड से उसने रेस गुजारने लगे। तो एनोड से निकलने वाला रे क्या होगा आपका, तो ये माइनस माइनस हो रहा था ना, तो अब एनोड से यदि कोई रे निकालोगे तो पॉजिटिव होगा, और इसकी इसकी ओर आएगा, कैथोड की ओर जाएगा। तो जस्ट अपोजिट वे में इन्होंने किया था। जो जे तो किसने किया था, गोल्ड स्टेन ने किया था। तो गोल्ड स्टेन किसका स्टूडेंट था, आपका जे थॉमसन का स्टूडेंट था, ठीक है। तो उसने उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया फिर, और किसका खोज कर डाला, प्रोटॉन का। अब देखो एनेड्रो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए एनॉल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कंडक्टेड बाय द जर्मन फिजिस्ट आइगन गोल्डस्टीन इन 18, इसमें क्या 1886 में, एंड लेड टू द डिस्कवरी of the proton after the discovering of the electron, the discovery of protons enhance the structure of the atom। अब उसके जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुआ वो तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ पता चल गई, जैसे ही प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ और एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलना चालू हो गया, मतलब और आसान हो गया उसको समझना। तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट द गोल्डस्टीन डिलीवर्ड द हाई वोल्टेज, सेम चीज़ किया उसने भी, ठीक है, टू अ डिस्चार्ज ट्यूब द परफोरेटेड कैथोड। तो उसने क्या कर दिया, परफोरेटेड कैथोड दिया। जे थॉमसन ने क्या यूज़ किया था, परफोरेटेड एनोड। इसने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लिया। द मॉडेस्ट लाइट बीम वाज सीन फ्रॉम द होल इन द बैक ऑफ द कैथोड। तो इसमें सेम चीज़ लिया, देखो सेम एक्सपेरिमेंट किया, वैक्यूम ट्यूब है। इसने क्या किया, यहाँ पे एनोड लिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना चालू कर दिया, और यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लिया, यहाँ पे ऑलरेडी जिंक सल्फाइड का लेयर चढ़ाया था उसने। तो यहाँ से क्या होने लगी, एक पॉजिटिव रे निकलने लगा जो इलेक्ट्रॉन की ओर, मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता था, ये पता चल गया उसको, ठीक है। तो ये होता है कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट, और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी ये देख लो। तो एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। एनोड रेस में भी गेट स्विंग बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ई बाई एम रेशियो ऑफ एनोड रेस इज लेसर देन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास ई बाई एम रेशियो था वो कम था एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद दिस एनोड रे द प्रोड्यूस द फ्लैश लाइट ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन सेम एज इट इज एज लाइक इलेक्ट्रॉन। एनोड वाज वेयर डिस्कवर्ड बाय गोल्ड आइगन गोल्ड, बट जो नाम दिया था वो कौन था, वो रदरफोर्ड ने उसका नाम दिया था। रदरफोर्ड ने उसका नाम बताया था कि वो उसका नाम न्यूट्रॉन नाम दिया था उसने। डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। अब तीसरा देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, 1932 में। कौन किया, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जो किसका स्टूडेंट था, गोल्डस्टीन का स्टूडेंट था, वो उसके अंडर काम करता था। ठीक है, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही सब्जेक्टेड द बेरिलियम टू अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम की बात कर रही है। ओके, एंड ही नोटिस दैट द पेनेट्रेटिंग रेडिएशन वेयर प्रोड्यूस विद नॉट अफेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर रहे थे, तो न्यूट्रॉन में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रल था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। ठीक है, ये इसका मतलब है द रेडिएशन ऑब्जर्व इन दिस स्टडी कंसिस्ट द न्यूट्रल पार्टिकल नोन एज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन दे दिया गया, न्यूट्रॉन बोला गया उसको। तो उसने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में देख लेते हैं। ये बेरिलियम है, जब उसने बम्बार्डेड किया क्या चीज़ को, हीलियम को, ये अल्फा पार्टिकल को क्या किया, देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ये अल्फा पार्टिकल को क्या किया उसने, बम्बार्डेड किया इस बेरिलियम में। तब क्या हुआ, उसने क्या देखा, यहाँ से न्यूट्रॉन निकलने लगा बाहर, और प्रोटॉन भी, मतलब एक पैराफिन वैक्स लगाया था यहाँ पे, जो उसको क्या कर सकता है, उसकी जो स्पीड है उसको मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके, इसीलिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्पीड था ना अल्फा रे का, अल्फा पार्टिकल, इसका जो स्पीड है हाई हाई स्पीड रहे, तो क्या स्पीड होगा ना, तो पैराफिन वैक्स हाइड्रोकार्बन से बना होता है ये वाला। ठीक है, तो उससे क्या निकला, प्रोटॉन भी निकलने लगा, ये दो ऑब्जर्वेशन उसको देखने मिला। तो उसने क्या किया, दो तो दिख गया उसमें, तो उसको क्या मिल रहा था, ये कार्बन मिल रहा था, लेकिन एक ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निकला था, तो इसका फिर उसने डिस्कवर किया, तो इसी का नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया, सेम चीज़। तो बेरिलियम को जब हीलियम के साथ अटैक कराओगे ना, तो आपको कार्बन 12 और एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन पैराफिन वैक्स एंड इज अ हाइड्रोकार्बन with high hydrogen concentration. The ionization chamber was used to study the proton released from the paraffin wax when impacted by the uncharged radiation. ठीक है, चैडविक explored the interaction between uncharged radiation and atom of various gases, measuring the range of the liberated proton. इसको हल्का पढ़ लेना, इसको जरूरत नहीं है इतना। देखिए, मेन आप उसका डिस्कवरी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन के बारे में पूरा साइंटिस्ट का नाम रखिएगा, किसने इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। ओके, द न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल हैवी मेटल एंड दैट में इंटर एनी एलिमेंट्स न्यूक्लियस विदाउट being impacted by the surrounding electrons cloud and पॉजिटिव इलेक्ट्रिक बैरियर। तो रफली आप इसको याद रखिएगा पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, और कैसे किया था, ये इतना याद रखते हो तो काफ़ी होता है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक को मैं यही फिनिश करता हूँ, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे इसके एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो न्यूट्रॉन्स इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, याद रखना, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, ये वाला सेम चीज़। तो इसके बाद देखो बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने मिल गया इसमें। ओके, तो अब इसके बाद एटॉमिक मॉडल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।